समयाल तो गाइस रिसेंटली गालवान वैली में लद्दाख रीजन में इंडिया और चाइना की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और इन दोनों आर्मीज के बीच में छोटा मोटी टेंशंस भी देखने को मिल रही हैं। आज दोनों कंट्रीज की के बीच के जो डिस्प्यूट हैं वो काफ़ी एक्सकलेट कर चुके हैं और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी वोकल हो चुके हैं और प्रोएक्टिव अप्रोचेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इंडिया ने यहीं पे चाइना के अगेंस्ट कई ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच को कई एग्रेसिवली प्रोएक्टिव अप्रोच को अडॉप्ट किया है। और इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इनका यहाँ पे ये भी कहना है कि इंडिया की पॉलिसी में रिगार्डिंग चाइना वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रही है, अपनी अप्रोच को चाइना के रिगार्डिंग चेंज करते जा रही है। तो इंटेलेक्चुअल्स का कहना है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया की जो अप्रोच है रिगार्डिंग वन चाइना पॉलिसी उसमें भी शिफ्ट देखने को मिल सकता है इन कमिंग टाइम्स। तो आइए गाइस इस डिस्प्यूट के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि डिस्प्यूट है क्या। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो देखिए गाइस वन चाइना पॉलिसी है क्या। तो वन चाइना पॉलिसी चाइना की एक पॉलिसी है जिसके अंदर चाइना ये क्लेम करता है कि चाहे जितनी भी कंट्री जितनी भी गवर्नमेंट्स ये क्लेम कर लें कि वो चाइना है, बट चाइना देयर विल बी ओनली वन स्टेट विच कैन बी कॉल्ड एज चाइना। देखिए दो गवर्नमेंट्स हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो हमारी नेबरिंग कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट, और रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट दैट इज ताइवान जिसको हम कहते हैं। ये दोनों क्लेम करते हैं कि वही असली चाइना है। बट वन चाइना पॉलिसी जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने फॉर्मुलेट की थी, इसके अंदर चाइना ने दुनिया की कंट्रीज को यह कहा था कि अगर उनको पीआरसी के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं तो उनको हर तरह के ऑफिशियल रिलेशंस जो ताइवान के साथ वो रखना चाहते हैं तो उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पीआरसी का कहना था कि दुनिया की कोई भी मेंबर कंट्री वो सिर्फ एक ही कंट्री के साथ एक ही चाइना के साथ रिलेशन रख सकते हैं, या तो वो ताइवान हो सकता है या वो मेनलैंड चाइना हो सकता है। तो इस वन चाइना पॉलिसी के अंदर आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पीआरसी को ही मेजर चाइना दैट इज मेन चाइना की तरह कंसीडर करते हैं। तो इस पॉलिसी ने चाइना की पोजीशन को काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट दी है और ये मानते हैं दुनिया की हर कंट्री ये मानती है कि पीआरसी की गवर्नमेंट ही ओरिजिनल चाइनीज गवर्नमेंट है। और इस पॉलिसी के अंदर चाइना का यह भी कहना है कि जो ताइवान है, ताइवान एक ऐसी प्रोविंस है जो चाइना से अलग हो चुकी है और इस प्रोविंस को नियर फ्यूचर में चाइना कहीं ना कहीं अपने साथ इसको फिर से रीयूनाइट कर ही लेगा। तो देखिएगा ये ताइवान का इशू अराइज कहां से हुआ। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जो ये ताइवान था, ताइवान जापान का हिस्सा था। और जब जापान ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होते ही जब जापान ने सरेंडर किया अलाइड फोर्सेस के सामने, तो इसने ये जो ताइवान रीजन था, इस ताइवान आइलैंड्स को इसने चाइनीज गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया। तो 1945 से लेकर 1949 तक ताइवान और जो मेनलैंड चाइना है यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर द पार्टी दैट इज कॉमिंगतोंग पार्टी। कॉमिंगतोंग पार्टी के अंदर ही इसका कॉमिंगतोंग के पार्टी ने ही चाइना पे रूल किया। बट साथ में चाइना में वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी अंडर दी माओ जेडोंग का भी राइज होना स्टार्ट हुआ। तो कॉमिंगतोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर के बीच में काफी बड़े डिस्प्यूट अराइज हुए जिसकी वजह से चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। तो ये सिविल वॉर 1949 को जाके एंड होती है और जिसकी वजह से जो कॉमिंगतोंग पार्टी के मेंबर्स हैं इनको मेनलैंड चाइना से जो आज का हमारा नेबर है यहां से इनको बाहर निकाल दिया गया और कम्युनिस्ट फोर्सेस ने चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्म में एस्टैब्लिश किया। ये जो कॉमिंगतोंग पार्टी के मेंबर हैं इन्होंने ताइवान आइलैंड पे जाके असाइलम लिया और वहां पे इन्होंने डिक्लेयर किया कि दे आर द गवर्नमेंट इन एग्जाइल। कुछ कंट्रीज ने काफी देर तक इस ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन रखा। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज ताइवान यही गवर्नमेंट है असली चाइना की। बट चाइना के बढ़ते हुए स्टेटस, मेनलैंड चाइना पीआरसी के बढ़ते हुए स्टेटस को देखते हुए, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को बढ़ते हुए देखते हुए दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज ने पीआरसी को रिकॉग्नाइज किया, कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइज किया, जिसकी वजह से ताइवान आइसोलेटेड होना स्टार्ट हुआ। चाइना ने ये पीआरसी ने कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पॉलिसी मेकिंग और डिप्लोमेसी की वजह से इस ताइवान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आइसोलेट करना स्टार्ट किया। तो आज के टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पीआरसी को रिकॉग्नाइज करते हैं एज द ओरिजिनल चाइना और ताइवान को वो ताइवान के साथ किसी भी तरह का ऑफिशियल रिलेशन किसी भी कंट्री का नहीं है। बट आज के टाइम पे ताइवान की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती। इसका कारण है कि ताइवान आज के टाइम पे एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, दुनिया का इकोनॉमिक पावर बन चुका है। तो हर कंट्री का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ताइवान के साथ जुड़ा ही है। तो कंट्रीज ने डिस्पाइट पीआरसी को रिकॉग्नाइज करते हैं एज ए मेन चाइना, पर कंट्रीज ने आज भी इस ताइवान के साथ अपने इनफॉर्मल रिलेशंस रखे हैं
ऑफिशियल रिलेशंस ना हो बट इनफॉर्मल रिलेशंस आज भी दुनिया की मेजर कंट्रीज के आज भी ताइवान के साथ हैं। जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, इसका ऑफिशियल इसके इनफॉर्मल रिलेशंस हैं। जैसे दोनों इंडिया ने ट्रेड रिलेशंस ताइवान के साथ हैं, कल्चरल रिलेशंस ताइवान के साथ हैं। तो चाइना यही कहता है कि ताइवान सिर्फ एक ब्रेक अवे प्रोविंस है, ब्रेक अवे प्रोविंस है और ये आने वाले टाइम में चाइना के साथ रीयूनाइट हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इंडिया का रिस्पांस क्या है वन चाइना पॉलिसी को लेके। तो 1949 से इंडिया हमेशा से ये एक्सेप्ट करते आया है, वन चाइना पॉलिसी को इंडिया ने एक्सेप्टेंस दी है और ये कहा है ताइवान और जो तिब्बत है ये चाइना का पार्ट है। गाइज यहाँ पे आपको एक और चीज देखनी है। तो चाइना काफी लंबे समय से ये कहते आ रहा है कि ताइवान को ताइवान के नाम से एड्रेस ना किया जाए। ताइवान जैसे चाइना क्लेम करता है कि एक ब्रेक अवे प्रोविंस है और आने वाले टाइम पे ये मर्ज हो जाएगा मेनलैंड चाइना के साथ। तो चाइना यहाँ पे दुनिया की कंट्रीज को ये कहता है कि ताइवान को एड्रेस किया जाए एज ए चाइनीज ताइपे। तो इंडिया भी मानता, 1949 से इंडिया ये मानता आया था कि ताइवान और तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो देखिए यहां पे इंडिया ने इस पॉइंट को, ये जो पॉलिसी है इसको डिप्लोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया और इंडिया ने यहां पे चाइना को कहा कि अगर इंडिया वन चाइना पॉलिसी पे विश्वास करता है तो चाइना को भी इंडिया की वन इंडिया पॉलिसी पे विश्वास करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए इंडिया जैसे कहता है कि ताइवान और तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना, तो चाइना को भी इंडिया यही कहता है, यही मानता है कि चाइना को भी ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का पार्ट है, ये अलग अलग नहीं है। तो चाइना को भी इंडिया की वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस वाज व्हाट द स्टैंड ऑफ इंडिया वाज। तो देखिए रिसेंट टाइम में दोनों कंट्रीज के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट होना स्टार्ट हुए हैं, बॉर्डर पे काफी टेंशन बढ़ चुकी है। चाइना के प्रोवोकेटिव एक्शंस की वजह से दोनों कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो काफी टर्न ले रहे हैं, काफी लो पे पहुंच गए हैं। गालवान वैली में चाइना ने एग्रेशन शो किया, तो इसका जवाब इंडिया ने काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली इसका जवाब दिया। देखिए आज के टाइम पे इंडिया का इंटरनेशनल स्टेटस बढ़ते जा रहा है, इकोनॉमिक पावर इंडिया की बढ़ रही है और साथ में इंडिया की मिलिट्री पावर भी कहीं ना कहीं राइज ही कर रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया ने काफी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल विल को शो किया टू टैकल द चाइना। इसका स्टार्ट होता है विद द बायकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करना स्टार्ट किया, इंपोर्ट ड्यूटीज उन पे इंपोज करना स्टार्ट किया और जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की उसको भी कहीं ना कहीं उसको ब्रेक करने की कोशिश की। देखिए कहा जा ऑफिशियल अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क में जो हुआवे और ZTE के इक्विपमेंट्स यूज होने थे, तो अनऑफिशियल सोर्सेज का कहना है हुआवे और ZTE के इक्विपमेंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट है इसको रोका जा सकता है। क्योंकि इंडिया यहाँ पे कहता है कि हुआवे और जो ZTE इनका सर्वर जो है ये चाइना में बेस्ड है और ये कहीं ना कहीं इंडिया की प्राइवेसी और इंडिया का जो डेटा है इस पे कहीं ना कहीं सर्वेलेंस चाइना इन कंपनीज के थ्रू कर सकता है। और आत्मनिर्भर भारत अप्रोच जो इंडिया ने स्टार्ट किया, प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इस अप्रोच के थ्रू इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है और चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इसको भी कहीं ना कहीं कम करना चाहता है इंडिया। और साथ में इंडिया यहां पे यह चाहता है कि यहां पे इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब दुनिया का बनाया जाए। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब इस आत्मनिर्भर भारत के थ्रू इंडिया ये चाहता है कि इंडिया पिन से लेके प्लेन तक हर कुछ इंडिया में बनाए और इन सब चीजों को एक्सपोर्ट करे और दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया अपना शेयर बढ़ाए और जो रिलायंस है अपनी चाइना के ऊपर उसको कहीं ना कहीं कम करे। ना सिर्फ इकोनॉमिक स्टेप इंडिया ने ये उठाया है, इवन कई चाइनीज ऐप को जैसे टिकटॉक हो जाए या PUBG मोबाइल हो जाए, इन सबको बैन किया है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी इश्यू ऑफ द इंडियंस एंड इंडिया। देखिए इस ऐप्स को बैन करने के पीछे इंडिया ने आर्गुमेंट दिया है कि 2017 में कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनल इंटेलिजेंस लॉ पास किया चाइना में और इस नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के अंडर चाइना गवर्नमेंट ने अपनी चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर यह ऑब्लिगेशन डाली कि उनको चाइनीज सिटीजन्स को, चाइनीज गवर्नमेंट को उनके इंटेलिजेंस में, नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। इसी चीज को देखते हुए मेजर चाइनीज ऐप्स, जो जायंट चाइनीज ऐप है जैसे टेंसेंट जो PUBG मोबाइल का जिसने वर्जन एस्टैब्लिश किया है, तो टेंसेंट का जो सर्वर है वो चाइना में है और इंडिया का ये आर्गुमेंट है ये जो सर्वर है चाइना इसके थ्रू इंडिया के डेटा और इंडिया के ऊपर सर्वेलेंस कर सकता है, इंटेलिजेंस कर सकता है। ये डिस्प्यूट्स, ना सिर्फ ये डिस्प्यूट्स, एक ऐसा इंडिया का स्टेप जिसने इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट को हम कह सकते हैं, डिस्प्यूट नहीं, हम ये कह सकते हैं हमारे रिलेशंस को एक न्यू टर्न दिया है, दैट इज अ डिप्लॉयमेंट ऑफ
SFF स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडिया ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लद्दाख में डिप्लॉय कर दिया है। ना सिर्फ लद्दाख में, इंडिया ने अपनी आर्म फोर्सेस को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश जो चाइना के साथ बॉर्डर हैं, तो इन सब एरियाज में अपनी आर्म फोर्सेस को इंडिया ने हाई अलर्ट पे रखा है। अब देखिए हमें यहां पे पढ़ना पड़ेगा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है क्या, क्यों इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो स्टांस है वन चाइना पॉलिसी को लेके वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे डाइल्यूट होते जा रहा है। इंडिया प्रोएक्टिवली इस स्टांस के थ्रू अपने आप को अपनी सोवरेनिटी को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए एसएसएफ है क्या? एसएसएफ को विकास बटालियन या विकास रेजिमेंट भी कहते हैं, और इस फोर्स का गठन हुआ था टू प्रिवेंट चाइनीज एग्रेशन इन द एलएसी रीजन, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में इसके चाइना के एग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और ये 14 नवंबर 1962 चाइना वॉर के बाद ही इसको एस्टैब्लिश किया गया। और ये बेसिकली फोर्स है क्या? इसमें 5000 से ज्यादा जो टिबेटियंस हैं जिन्होंने 1950s में चाइना के एग्रेशन को देखा। 1950 में चाइना ने टिबेट रीजन को एनेक्स किया और टिबेटियन ने इंडिया में असाइलम लिया। इन्हीं टिबेटियंस को इंडिया ने एक फोर्स में कन्वर्ट किया, और वो फोर्स है दैट इज एसएफएफ। और चाइना वॉर के बाद CIA, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्होंने 5000 टिबेटियंस को ट्रेन किया ताकि नियर फ्यूचर में चाइना के अगेंस्ट अगर कोई मिशन को कैरी आउट करना है तो इन फोर्सेस का इस्तेमाल किया जा सके। तो गाइस यहां पे आपको एक चीज प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि ये जो एसएफएफ है दैट इज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, बट यहां पे जो इसके ऑपरेशन कंट्रोल है वो आर्मी के पास ही है। बेसिकली एसएफएफ आती है कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर, मींस ये पीएमओ के अंडर आती है। ये आपको चीज नोट करनी है, ये पीएमओ के अंडर आती है, और इसको हेड करते हैं आर्मी के इंस्पेक्टर जनरल करते हैं, जिनका रैंक आर्मी ऑफिसर दैट इज मेजर जनरल के रैंक के बराबर रहता है। और इन फोर्सेस का इस्तेमाल काफी मेजर ऑपरेशंस में किया है, जैसे 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर में ऑपरेशन ईगल में इनका इस्तेमाल किया गया था, 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में इनका इस्तेमाल किया गया था, सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में सिक्योर करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत में इनका इस्तेमाल किया गया था, करगिल वॉर दैट इज ऑपरेशन विजय में इनका इस्तेमाल किया गया था, और आज के टाइम पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो चल रही इंसर्जेंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पे एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, इस फोर्स के अंदर ना सिर्फ टिबेटियन मेंस हैं, इवन टिबेटियन वुमेन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दे ऑल आर रिक्रूटेड इन द फोर्स। तो देखिए अभी रिसेंट ट्रेंड है क्या? देखिए इस टेंशन की वजह से, आज जो इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन है, इस टेंशन की वजह से जो बॉर्डर पे टेंशन है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट काफी ज्यादा वोकल हो चुकी हैं। तो अभी इस टेंशन के बीच में चाइना ने यह कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया के एक स्टेट है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, और चाइना ने यहां पे एक क्लेम किया है कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये तिब्बत का पार्ट है। देखिए तिब्बत को चाइना ने एनेक्स किया था, और चाइना यहां पे कहती है ये सदर्न तिब्बत का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना इसके ऊपर भी अपने क्लेम को एस्टैब्लिश कर रही है। तो अभी रिसेंटली लद्दाख रीजन में एक एसएसएफ सोल्जर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सोल्जर, ये मार्टिर हो जाते हैं, और एक ऐसा स्टेप उठाया गया यहां पे कि बीजेपी के जो सीनियर लीडर है राम माधव, वो इस सोल्जर के फ्यूनरल सेरेमनी को अटेंड करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर राम माधव एंड इवन लद्दाख की तरफ से जो बीजेपी के एमपी हैं वो भी इस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं। तो इंटेलेक्चुअल्स का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, और ये शिफ्ट को इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया ने अपना स्टांस वन चाइना पॉलिसी को लेकर बदल लिया है। देखिए काफी लंबे समय से मैंने आपको बताया तिब्बत और ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के अंदर इंडिया चाइना का पार्ट मानता रहा है, बट ये जो इंसिडेंट हुआ है फ्यूनरल सेरेमनी का, यहां पे इंडियन फ्लैग एज वेल एज तिब्बतन फ्लैग दोनों को होइस्ट किया गया है। तो ये एक इंडिकेशन है कि इंडिया अपनी सोवरेनिटी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी सोवरेनिटी को असर्ट करते हुए तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह मानना स्टार्ट कर चुका है। ना सिर्फ यही, इवन ताइवान के केस में भी अभी रिसेंटली ताइवान के प्रेसिडेंट दैट इज शाई यांग वेन, इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बीजेपी के 2 एमपी मीनाक्षी लेखी एंड राहुल कासवान, इन्होंने वर्चुअली इस स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड किया, और इवन इनको कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस भी सेंड किए। तो यहां पे ये चीज देखा जा सकता है कि मोदी गवर्नमेंट कहीं किसी तरह से
जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी, जो चाइना जिसको काफी प्रोएक्टिवली प्रमोट करता है, इस पॉलिसी से इंडिया ने डिपार्चर लेना स्टार्ट कर दिया है, डेविएशन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो आज के टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे डिस्प्यूट्स को अगर देखा जाए तो हमारे रिलेशंस, आज इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशन डिटेरियोरेट कर रहे हैं। जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, वो कम हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड टेंशंस को देखते हुए आज दोनों कंट्रीज में काफी हाई लेवल की मीटिंग्स भी चल रही हैं। देखिए अभी रिसेंटली 7 सितंबर 2020 को PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी का नाम होता है PLA, तो इन्होंने इंडिया की आर्मी के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडिया ने PLA के ट्रूप्स के ऊपर फायरिंग की, विच इज द वायलेशन ऑफ बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। देखिए 2013 में इंडिया और चाइना ने बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था, और इस एग्रीमेंट के अंदर दोनों कंट्रीज ने यह एक्सेप्ट किया था कि इन केस ऑफ टेंशन इन द LAC रीजन, दोनों कंट्रीज की आर्म फोर्सेस फुल रिस्ट्रेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे और आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चाइना ने यहां पे इंडिया के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं कि इंडिया ने प्रोवोकेटिव स्टेप उठाते हुए इस BDCA, बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट को वायलेट किया है। बट वहीं से इंडिया की इंडियन आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा है कि जो चाइना ने एलिगेशन लगाए दे आर टोटली फॉल्स एंड बेसलेस। इवन इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक PLA ने इंडियन ट्रूप्स के ऊपर 7 सितंबर 2020 में PLA ने इंडियन ट्रूप्स के ऊपर फायरिंग की, विच इज द वायलेशन ऑफ द BDCA। इंडिया ने आज तक इस BDCA एग्रीमेंट को, इंडियन ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इंडिया ने आज तक इस एग्रीमेंट को ऑब्जर्व किया है, रिस्पेक्ट किया है, बट चाइना की PLA आर्मी ने इसको वायलेट किया है। तो देखिए आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज के रिलेशन किस तरह के टर्न ले सकते हैं, ये हमें नियर फ्यूचर में ही देखने को मिल सकता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करेगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।